हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का सोशल साइंस का चैप्टर, जिसका नाम है आपका संसाधन के रूप में लोग। और इसे मैं पढ़ाने वाला हूँ शिवलाल की परीक्षा अध्ययन से, क्योंकि ज़्यादातर डिमांड इसी बुक की रहती है कि सर इसी में से समझा दीजिए, है ना। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको पढ़ेंगे, और जो भी बेसिक इसके जो भी कॉन्सेप्ट रहते हैं उनको अपन आज की इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आने वाले समय में कक्षा 9वीं 10वीं ऑल सब्जेक्ट की वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी, और 11वीं 12वीं कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट इधर पर आपको मिलेगा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका आया है, मानव पूंजी निर्माण क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो आप समझो कि पूंजी क्या होती है। तो देखो, धन का वह भाग जो कि और अधिक आय कमाने के लिए व्यापार में लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पूंजी कहते हैं। जैसे भाई, जैसे आज मेरी कोचिंग है और उसमें मैंने डेस्क लगवा दिए। अब मैंने डेस्क क्यों लगवाए? ताकि भाई कोई बच्चे आएंगे, वो बैठेंगे, कहेंगे नहीं यार कोचिंग में तो दम है, डेस्क लगे, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं इनकी कोचिंग में। तो आप वो जो डेस्क में मैंने पैसा लगाया उसे क्या कहोगे? पूंजी। क्योंकि पूंजी होती क्या है, जिससे हमें और ज़्यादा फायदा हो, उसे हम पूंजी कहते हैं। तो ये सिंपल है। अब मानव पूंजी क्या है? देखो, किसी भी देश में रहने वाले मनुष्य जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक उस देश की पूंजी में क्या नहीं होगी? वृद्धि नहीं होगी। जैसे अगर हमारे देश में लोग पढ़े लिखे रहेंगे, लोगों को बीमारियां नहीं होंगी, लोग अच्छे से काम करेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो उससे फ़ायदा किसको है? हमारे देश को। भाई वो ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा टैक्स जमा करेंगे, उससे सरकार को टैक्स का पैसा मिलेगा, उससे देश का विकास होगा। तो आप लिखेंगे, सरकार द्वारा देश में रहने वाले लोगों को उच्चतम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, है ना, आदि अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति वाली सेवाएं दी जाती हैं, जिससे वे भविष्य में चलकर सरकार के लिए या देश के लिए आर्थिक स्थिति से मजबूती प्रदान कर सकें। उसे ही मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। कुल मिलाकर सरकार क्या करती है? जैसे आपके लिए फ्री में स्कूल खुलवा दिया, अब आप लोग पढ़ोगे, नौकरियों पे लगोगे या अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप पैसा कमा कर बाद में टैक्स किसको दोगे? सरकार को। तो हो गई ना मानव पूंजी निर्माण। भाई सरकार की एक पूंजी बन रही। तो सरकार आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करती है जिससे भविष्य में उसको फ़ायदा मिलेगा, उसी को बोला जाता है मानव पूंजी निर्माण। अगला है आपका इसमें, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? जैसे एक साल के अंदर किसी कोई भी स्टेट है या कोई भी शहर है, कुछ भी है, जैसे 1000 बच्चों का जन्म हुआ और एक साल में 1000 बच्चे होते हैं, तो मान के चलिए आप 50 बच्चे ख़त्म हो गए। तो आप बोलेंगे भाई जो शिशु मृत्यु दर है वो 1000 बच्चों पर 50 बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, तो वो मृत्यु दर कितनी हो गई? 1000 पे 50। इस टाइप से होती है। उसके बाद आपका है इसके बाद आपके पास आता है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, या सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, ज़्यादा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक ही बार में तीनों क्षेत्र बता दूंगा। तो देखिए, जो अर्थव्यवस्था होती है हमारी इकोनॉमी, उसके तीन जो है क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो भैया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है कृषि। जैसे कृषि शुरू में जो काम होते हैं वो समझिए आप। जैसे कृषि पहला काम, पशुपालन पहला काम, और अपना मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब शुरुआती काम है, ये सब आते हैं। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? अब जैसे आपने पिसी उगाई, मतलब पिसी मतलब गेहूँ, आपने गेहूँ उगाया, उस गेहूँ को सामने वाला खरीदेगा, फैक्ट्री में ले जाएगा, उससे क्या बनाएगा? बिस्किट या आटा। वो वाला काम आ जाता है द्वितीय क्षेत्र में। तो कच्चे माल को, अब देखो पिसी कच्चा माल थी, तो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना जो है वह द्वितीय क्षेत्र का कार्य होता है। अब तृतीय क्षेत्र में क्या है? अब भाई आपकी फैक्ट्री थी, आपने गेहूं से बना दिया क्या? बिस्किट बना दिया। अब उस बिस्किट को ट्रक में भरोगे और शहरों शहरों पहुंचाओगे बेचने के लिए, ऑर्डर लोगे, हाँ भैया आपके इधर कितना पहुंचाना है आपकी दुकान पर, तो वो। तो ये हो गया संचार का साधन, मोबाइल। मोबाइल जो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली होता है वो किसका साधन हो गया? तो वो हो गया परिवहन का साधन। उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे तो बैंक से पैसे चाहिए। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परिवहन के साधन आते हैं, डॉक्टर, वकील हो गया अपना, और अपने ये संचार के साधन हो गए, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र भी हम कहते हैं। उम्मीद है आपको
अर्थव्यवस्था का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है इधर पर, आर्थिक क्रिया एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा अर्थ है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, तो मनुष्य द्वारा की जाने वाली वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, और जिनका उद्देश्य सेवा, भावना या प्रेम के वशीभूत जो क्रियाएं करी जाती हैं उसे अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैं हूँ और मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, अब बताओ मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए। तो आप बोलोगे सर जो क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसी जगह आपने देखा होगा कई व्यक्ति बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं, या मान के चलिए वो वृद्धाश्रम चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, अब उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, तो वो काम होता है अनार्थिक क्रिया। आगे आपका बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करिए। तो बेरोजगार क्या होता है, अभी 100% लोगों के मन में एक ही वो रहता है, बेरोजगार मतलब जिस व्यक्ति को काम नहीं मिलता वो बेरोजगार। ऐसा नहीं है, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है उस व्यक्ति को बेरोजगार और उस तरीके की स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान के चलिए आज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और कम से कम मैंने मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और मैं डिज़र्व करता हूँ 50,000 रुपये महीने की नौकरी। अब मुझे मेरे शहर में 10 की मिल रही, 5 की मिल रही, मिल ही नहीं रही, तब आप मुझे क्या बोलोगे, बेरोजगार। देखिए काम तो है मेरे पास, लेकिन उस जैसी मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि यार इतने पढ़े लिखने होने के बाद ये मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिल रहा, इसे बोला जाता है बेरोजगार। अब 100% लोग यही समझते भाई काम नहीं मिल रहा तो बेरोजगार। अरे काम मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, अपने लेवल का काम मिले तब आप रोजगारी होगे, नहीं तो आप बेरोजगारी होगे चाहे कितना ही कमा रहे हैं आप। फिर है मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो देखो क्या होता है, कई बार जैसे तुमने देखा होगा टीचर, अब वो स्कूलों में 8 महीने पढ़ाते हैं, 8 या कितने 8, 7, 8, 9 जितने महीने स्कूल लगता है वो पढ़ाते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं 2-3 महीने जब अपनी छुट्टियां लगती हैं बेरोजगार। इस तरीके की बेरोजगारी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मतलब समय के साथ साथ लोगों का क्या हो जाता है, इसमें रोजगार छिन जाता है। जैसे भाई टीचर, अब भाई 3 महीने तो उसे घर में बैठना है ना। ऐसे किसानी करते हैं अपन, तो अपन ने लेबर कब लगाए, जब अपनी फसल बुआ रही तब। फिर जब तक फसल बड़ी नहीं होगी तब तक लेबर का कोई काम नहीं, तो लेबर तब तक के लिए क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। इस तरीके की बेरोजगारी को बोला जाता है मौसमी बेरोजगारी। आगे आपका आर्थिक विकास में मानव पूंजी की भूमिका बताइए। आप ही बताइए मानव किस तरीके से देश का आर्थिक विकास करता है, आप अपने मन से इसका आंसर दे सकते हैं। आर्थिक विकास में मानव पूंजी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश में रहने वाली जनसंख्या पर ही निर्भर करता है। यदि उस देश में रहने वाली जनसंख्या शिक्षित है, स्वस्थ है, तो उस देश का आर्थिक विकास अधिक होता है, नहीं तो उस देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। अगर भाई आप अपने देश में मान के चलिए अब सब अनपढ़ रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो देश का आर्थिक विकास तो होने से रहा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन देश की जनता पढ़ी है, लिखी है, सब चीज़ में निपुण है, तो देश का आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख देंगे। फिर आगे है भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर बताइए। बहुत ही सरल सा आंसर है। देखिए भौतिक पूंजी क्या होती है, जैसे अपन ने फर्नीचर खरीदा, टीवी खरीदी, कूलर खरीदा, जिसे अपन आँख से देख सकते हैं, पैसे कमा के खरीद रहे हैं, वो भौतिक पूंजी। और मानवीय पूंजी जैसे आपके पिताजी की इज्जत हो गई, है ना, ख्याति हो गई, नाम हो गया, रुतबा हो गया, तो वो हो गई मानवीय पूंजी। अब अंतर लिख देना, भौतिक पूंजियाँ दृश्य होती हैं, इन्हें देखा जा सकता है, मानवीय पूंजी नहीं देखा जा सकता। और एक उदाहरण लिखे आना, भौतिक पूंजी में भवन भूमि और मानवीय पूंजी में इज्जत ख्याति आदि, बस सिंपल। तो इस तरीके से ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो ये जो टॉपिक हैं सारे जो मैंने समझाया वो आए होंगे। इन्हीं से संबंधित जो हैं आपके पेपर में बनते हैं क्वेश्चन, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत जौन से भी सब्जेक्ट में जा रही है उसे कमेंट में बताएं, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जो है बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।